नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के 2 जवानों की जघन्य हत्या से भारत में उपजे गुस्से और कड़वाहट को कम करने की कोशिश में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वो नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का पूरी तरह से पालन करेगा। भारत और पाकिस्तान के शीर्ष सेना अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में पाकिस्तान के सेना अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान के सैनिकों को आदेश दिया गया है कि वो किसी भी सूरत में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन ना करें। भारत में भी विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर बनाने की कोशिशों को कम नहीं होने देना चाहिए। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का पाकिस्तान में उन गुटों को फायदा मिलेगा जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत हो, और अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते बंद करता है तो पाकिस्तान में लोकतंत्र को धक्का लगेगा, जो अंततः भारत के हित में नहीं होगा। आज एक बार फिर देश देशांतर में भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्तों के ताज़ा हालातों पर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत में हिस्सा लेने के लिए कई बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ ज्योति मल्होत्रा, विदेश मामलों की जानकार, मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही जनरल शंकर प्रसाद, पूर्व सेना अधिकारी, भी हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही जल्दी शो में। लेकिन फिलहाल नटवर सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो ये कोशिश हुई है, ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में अब नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा। जो नीचे के सेना अधिकारी हैं उनको ये आदेश दे दिए गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये आश्वासन भारत को दिया गया है। आप मानते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप है जो कड़वाहट दोनों देशों के बीच में पैदा हुई उसको कम करने के लिए? देखिए, अच्छा, अगर उन्होंने कदम उठाया है और ये उसका पालन करेंगे तो खुशी की बात है, मगर ये ज़रूर है कि अब वहाँ कौन हुकूमत इनको दे रही है ऑर्डर्स और कब तक ये रहेगा, इसका तो बड़ा मुश्किल है कहने के लिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इट वोंट बी बिजनेस एज यूजुअल, तो अब देखते हैं कि हमारे क्या जवाब होता है इसके लिए। जी, लेकिन ये जो एक तरह से जो आकलन किया जा रहा है कि जो अभी हालात हैं और जिस तरह से भारत में जो माहौल बना है, ये बात सही है कि गुस्सा जायज़ है। जिस तरह की जघन्य घटना सीमा रेखा पर या नियंत्रण रेखा पर हुई है, निश्चित तौर पर उससे वो गुस्सा पैदा करने वाली घटना है। लेकिन ये भी कुछ जानकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर जो लोकतंत्र के पक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं उनको जो कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, अगर भारत बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रिक्ट होता है या बातचीत के रास्ते बंद करने के रास्ते पर जाता है तो पाकिस्तान में लोकतंत्र को इसका नुकसान हो सकता है और इससे अंततः भारत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत तो भारत भर तो नहीं चलाता। अब जो उनके फैसले, अंदरूनी फैसले हैं, अगर उनको कोई उनके चाहते हैं कि प्रजातंत्र हो या नहीं हो तो हम उसमें दखल कैसे दे सकते हैं? वो तो पाकिस्तान की हुकूमत को, वहाँ के अवाम को करना पड़ा फैसला। जी, लेकिन आप नहीं मानते कि भारत को कम से कम कोई ऐसा काम ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर जो लोकतंत्र के पक्ष में पार्टियां खड़ी हैं या जो लोग खड़े हैं उनको मदद की जाए? देखिए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे हालात हो, हमारे दो तरफा रास्ते नज़दीक और आए, इसको तो कोई उसमें दो राय तो है नहीं। मगर जो हमारा अनुभव है उससे ये पता है कि भाई देखना पड़ेगा कि ये इन्होंने बयान किया है कि हम LOC पर कुछ नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दो तरफा रिश्ते बेहतर होने चाहिए, नज़दीक आना चाहिए। जी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नटवर सिंह जी बने रहिए हमारे साथ। ज्योति, नटवर सिंह कहते हैं कि ये बात सही है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान के हालात तय करेंगे, वहाँ के आवाम तय करेगी और वहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तय करेंगे। भारत पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों को मद्देनज़र रख के अपने फैसले नहीं कर सकता है। नहीं, देखिए, उनकी बात बिल्कुल सही है कि भारत पाकिस्तान के आवाम को ही तय करना है कि वो किस तरह का पाकिस्तान चाहती है ना। लेकिन मेरा सिर्फ यही एक कहना है कि क्योंकि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं और जो पाकिस्तान में होता है उसका जो इम्पैक्ट है वो भारत पे हमेशा पड़ता है। चाहे हमारे बीच अब जंग होती है तो ज़ाहिर इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन पीस टाइम में भी जब हम देखते हैं वहाँ पे जो एक टेररिस्ट ग्रुप्स जब
बढ़ता वहाँ पे जो अब देखिए आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं कि बहुत वहाँ पे टेररिज्म बढ़ रही है, उसका भी इम्पैक्ट भारत पे होता है। मुंबई अटैक्स के बावजूद उसके बाद भी जैसे अभी हम आप नियंत्रण रेखा की बातचीत कर रहे हैं, ये जो जवान लांस नायक हेमराज और उनके जो साथी के जो दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ, तो अब ये हमको हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रही है उस पे हमारी जो नज़र है वो एक बहुत ही हमको अटेंटिव हमको रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और यही मेरा कहना है कि जब तक हम जो है या भारत के आवाम या भारत की जो हमारी हुकूमत है, जब तक हम पाकिस्तान की आवाम या उन लोगों का हाथ एक तरह से मजबूत करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। आपको जो करना है, जाहिर है जो नरवीर सिंह साहब कह रहे हैं कि हम बिल्कुल दखल नहीं दे सकते, ना ही हमको देना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान की आवाम ही चाहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक हमारी हुकूमत हो, उनकी हुकूमत हो, तो मुझे लगता है कि भारत की आवाम को या हमारी सरकार को भी उन लोगों की हाथ मजबूत करने चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कुल मिला के अगर वहाँ पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ऐसा माहौल पैदा करना चाहती हैं जहाँ जिससे लोकतांत्रिक ताकतों को नुकसान हो, उस माहौल को आगे बढ़ाने में भारत को कम से कम उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि कल जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने चुनाव का भी उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया कि मई में चुनाव उनके हो जाएंगे। अगर जनवरी से मई तक अगर पाकिस्तान की सेना ने, वहाँ की फ़ौज ने इस सरकार को, इस हुकूमत को, कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है आसिफ जरदारी साहब की जो हुकूमत है, अगर उसको नहीं गिराया इस सरकार को, तो ये पाकिस्तान की 65 साल की आज़ादी में ये पहली सरकार होगी जो अपना पूरा 5 साल का जो उनका जो टर्म होता है उसको पूरा कर चुकी है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम शायद भारत में ये इसको समझते नहीं हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शंस यहाँ पे हो जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं। तो अगर ये हो रहा है, इसका मतलब कि जो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक जो एक पूरा जो माहौल है वो भी उभर रहा है और वो भी चाहता है कि इस तरह का जो माहौल बना रहे। तो मुझे लगता है क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान के, हमें मदद करनी चाहिए, अगर वो मांगे या ना भी मांगे। देखिए, एक आवाम की तरफ से ये हमारा, मुझे लगता है कि हमारे फ़र्ज़ है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, क्योंकि भारत पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा मुल्क है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हमारे पूरे इलाके में, दक्षिण एशिया में, अगर भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क, अगर हम अपने नेबरिंग स्टेट्स की मदद ना करें तो मुझे लगता है कि फिर हम अपने फ़र्ज़ में कहीं ना कहीं कोताही करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश देशांतर कार्यक्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक भरोसा दिलाया गया, एक वादा किया गया है कि किसी भी सूरत में नियंत्रण रेखा पर, LOC पर सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, और भारत ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया है, उसको स्वीकार किया है। क्या आप ये मानते हैं कि इससे जो कड़वाहट पैदा हुई थी और जो गुस्सा पैदा हुआ था भारत में, वो थोड़ा सा कम होता है? एक रिस्पॉन्सिबल कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है। देखिए, इस चीज को जरा आप गौर से देखें। जब भारत की तरफ से एक अच्छी कड़ा बयान गया भारत की सेना अध्यक्ष का, और उसके बाद उसी की सपोर्ट की प्रधानमंत्री ने, और जब आज यानी कि कल जब DGMOs की बात हुई और सीज फायर की बात हुई, तो जब उन्होंने देखा कि भारत का जो रुख है वो कड़ा रुख है, तो वो अपने रास्ते पे आ गए और मानने लगे कि जी सीज फायर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो भारत ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, वो 6-7 दिन सोच विचार के स्टेप लिया, उसका अच्छा नतीजा निकला है। तो भारत चाहता है, ना पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध हो। युद्ध किसी के हित में नहीं है और युद्ध के संग कोई मसला हल भी नहीं हो सकता जी। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल शांत रहे और पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट को उसमें से इन्फिल्ट्रेट करने में मदद न करे। इन्फिल्ट्रेशन कैंप्स जो उन्होंने 40-45 चला रखे हैं उनको बंद करे, और अपने देश में जो उसका टेररिज्म फैल रहा है उसको बंद करे, और भारत के अंदर टेररिज्म फैलाना बंद करे। ये टेररिज्म से ना उनको फ़ायदा हो रहा है ना हमको फ़ायदा हो रहा है, और इसी वजह से इस समय LOC उभर पड़ी थी। तो अच्छा है अगर LOC पे शांति रहे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें शांति बनाने के लिए और ऐसी हरकत दोबारा ना हो जो हमारी इन्फेंट्री बटालियंस
सेना की लगी हुई है एलओसी के ऊपर, उन्हें सतर्क रहना है, उन्हें एक तरीके से स्ट्रांग रहना है, जिससे कि ये कभी दोबारा पाकिस्तान कोशिश ना करे, या पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट से मिलके ये कोशिश ना करे कि जो वारदात उन्होंने पिछले हफ्ते की वो दोबारा कर सके। मैं आपको, बात हो रही है पाकिस्तान के इलेक्शन की, इसके विषय में दो बातें आपको जरूरी बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, जो आज के आर्मी चीफ हैं वो एक तरीके से डेमोक्रेसी को सपोर्ट करके डेमोक्रेसी के अंदर मिलिट्री का एक स्ट्रांग होल्ड बनाए हुए हैं। आपको ये मालूम होगा कि विश्व के अंदर, पूरी वर्ल्ड में कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के जिसमें आर्मी चीफ जो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करते हों। बाकी सब डेमोक्रेसीज में न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल करते हैं पॉलिटिकल हेड, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, चाहे और कोई देश ले लीजिए जिसमें डेमोक्रेसी है, वहां न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में होते हैं। दूसरी बहुत जरूरी बात, जितनी वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज हैं उसमें सब में इंटेलिजेंस एजेंसीज पॉलिटिकल गवर्नमेंट के नीचे होती है, ना कि आर्मी के नीचे। अब आप देख लीजिए भारत के अंदर जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईबी है, और जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज खड़ी हो रही हैं और हैं वो सब होम मिनिस्ट्री के नीचे हैं। आर्मी के नीचे कोई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। पाकिस्तान एक केवल ऐसी डेमोक्रेसी आज की तारीख में जिसमें इंटेलिजेंस भी पाकिस्तान आर्मी चीफ के नीचे है। तो ये दो चीजें क्योंकि आर्मी चीफ के नीचे होती हैं और आर्मी चीफ आईएसआई को कंट्रोल करता है, उसी से वो देश को कंट्रोल कर रहा है। आज हमें ये मानना चाहिए कि जनरल कियानी साहब हालांकि कंट्री के हेड नहीं है, कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो वही है। शंकर प्रसाद जी, ये सब मानते हैं कि पाकिस्तान में सत्ता प्रत्यक्ष तौर पर ज्यादातर समय या परोक्ष तौर पर सेना के हाथ में पाकिस्तान में रही है। और ज्योति मल्होत्रा जो बात कह रही थी कि एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब एक कोई सरकार अपना पूरा समय सत्ता में रहेगी और उसके सेना के हाथ में नहीं होगा चुनाव प्रक्रिया, एक सरकार चुनाव वहां पर कराएगी, इसीलिए शायद वो कह रही हैं कि ऐतिहासिक होगा। मैं आऊंगा आपके पास, नटवर सिंह जी के पास चलते हैं। नटवर सिंह जी, जो शंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि सेना को सतर्क रहने की जरूरत है नियंत्रण रेखा पर, और जो राजनीतिक दबाव बनाने की जहां तक बात है उसके खिलाफ कोई नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक सख्त बयान दिया जिससे कि एक रिस्पॉन्सिबल कदम उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से। वो बातें अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन जहां तक दोनों देशों के बीच जो शांति प्रक्रिया चल रही है, जो डायलॉग चल रहा है, उसको खतरे में डालना आपको नहीं लगता है कि दोनों ही देशों के हित में नहीं है और खासतौर पर भारत के हित में तो कतई नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान का, शंकर प्रसाद जी, मैं नटवर सिंह जी मैं लौटूंगा आपके पास। नटवर सिंह जी से सवाल था। जी नटवर सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल? जी, मैं नटवर सिंह जी से बात कर रहा हूं। जी नहीं, जनरल साहब को बोलने दिए, फिर मैं बोल लूंगा। नहीं, नटवर सिंह जी आप कहिए, मैं जाऊंगा उनके पास फिर। देखिए, भारतवर्ष के और पाकिस्तान के रिश्ते दे आर एक्सीडेंट प्रोन, तो हमें सारे वक्त डिप्लोमेटिक फर्स्ट एड तैयार रखनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत पुख्ता हो, वहाँ का अवाम उस सरकार के पीछे हो, मगर वो सूरत हाल जो है, कभी आपने सुनी कि भाई बागडोर तो हाथ में है फौज के। और हमारे यहाँ इस वक्त जो नाराजगी हुई है वो भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया, अच्छा दिया, मगर 6-7 दिन के बाद दिया। पहले दिन देना चाहिए था, दूसरे दिन देना चाहिए था। कौन नहीं चाहता हिंदुस्तान में अच्छे रिश्ते, पर हमें सोचना है कि हमारे अवाम की क्या नाराजगी है, क्यों नाराजगी है। जी, हमारे आवाम की नाराजगी है और उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करें। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कड़वाहट और गुस्सा पैदा हुआ है उसको कैसे कम किया जा सकता है। ज्योति, अभी आपने दोनों मेहमानों को सुना, आप जो कह रही हैं उससे वो इत्तेफाक रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं। उनका ये कहना है कि अंततः वहाँ जो सेना का रोल है वो अंततः फैसले उनके हाथ में हैं, और पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत हो या ऐसी हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पहले आता है। देखिए,
नटवर सिंह साहब ने जो कहा, और वो इतने साल फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के और उनको बहुत एक्सपीरियंस है और मैं उनकी बात हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन एक मैं जैसे उन्होंने देखिए, जो वो कहते हैं कि सतर्क हमें रहना चाहिए, ना ही सिर्फ नियंत्रण रेखा पे, लेकिन जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो इतने सेंसिटिव हैं कि सतर्क रहना जो है वो ना ही विदेश मंत्री को या मंत्रालय को, लेकिन आवाम को भी सतर्क रहना चाहिए, और ये बात उनकी बिल्कुल जायज़ है जी। एक मैं छोटी सी बात कहूँगी, खास करके जो आपने जो जनरल साहब को जो आमंत्रित किया है इस शो पे, और वो ये है कि देखिए, बागडोर जहाँ तक फ़ौज के हाथों में है, पाकिस्तानी सेना के हाथ में है, ये भी बात सच है। लेकिन ये भी बात जो पाकिस्तान में जो आज की तारीख में जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, और जो बागडोर जो पाकिस्तानी फ़ौज के हाथ में हमेशा से हुई है और बहुत सालों से, आप जानते हैं कि पिछले 65 साल में ज़्यादा, करीब 35 साल तो जो है मार्शल लॉ रेजिम्स हुए हैं उधर पाकिस्तान में। जब भारत ने मुशर्रफ जैसे इंसान के साथ, जो डिक्टेटर था, जो वहाँ के जो आर्मी चीफ था, राष्ट्रपति भी था, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान बुलाया आगरा में बातचीत करने के लिए जी। तो अब सवाल ये नहीं है कि अगर फ़ौज के हाथ में बागडोर है तो भारत उससे फ़ौज से बात नहीं कर सकता, लेकिन आपका सवाल कुछ और था। आपका सवाल था कि अगर फ़ौज के हाथ में बागडोर है तो फिर जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल कमज़ोर रहती है जी। ये भी बात कुछ ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, क्योंकि जब आसिफ अली जरदारी की जो सरकार अभी जो 5 साल हुकूमत अपनी ख़त्म करने जा रही है, इसका मतलब ये ज़रूर मैं कबूल करूँगी कि एक वीक गवर्नमेंट है, कमज़ोर सरकार है उनकी, लेकिन वो जितना कर रही है, उसने जितनी भी उसने जो पावर फ़ौज से वापस लेने की जो कोशिश की है, उसमें तो वो सक्सेसफुल रही है ना जी। और कम से कम वो कोशिश है, और वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को मजबूत होना चाहिए पाकिस्तान। और ये कोशिश जारी है, और आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों पे, वो ताहिरुल कादरी नाम का जो एक मुल्ला है जो कनाडा से लौट के वापस आया, उसका ये कहना है कि पूरी आवाम को अब दबाव डालना चाहिए हुकूमत पे, और उसका ये कहना है कि फ़ौज की कंसल्टेशन के बाद, उनकी सेना की कंसल्टेशन के बाद एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनानी। तो ये फ़ौज का आदमी सीधा सीधा लगता है जी। अगर आपके पास डायरेक्ट कू नहीं हुआ तो ये सॉफ्ट कू है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि वहाँ की जो सरकार है उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करें जी। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आपके पास आना चाहूँगा कि एक बात जो लगातार हमारे शोज़ में हमारे मेहमान कहते रहे हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, कि पाकिस्तान की सोच में तब्दीली है। चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो भारत के साथ बेहतर रिश्ते हों, बातचीत चलती रहे, और फ़ौज का नियंत्रण कम हो सत्ता पे, इस पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस वहाँ बनता हुआ नज़र आता है। और ये अगर आप पिछला साल भर का या 2 साल का इतिहास देखें तो इस तरफ काफ़ी सकारात्मक संकेत आपको वहाँ के राजनीतिक दलों की तरफ से मिलते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि सेना का हस्तक्षेप हमेशा वहाँ रहा है, और अभी भी वो कितना कम हो पाएगा उस पर सवालिया निशान है, लेकिन अगर वो कोशिश वहाँ पर हो रही है, वैसे में कम से कम उन ताकतों को मदद नहीं होनी चाहिए भारत के किसी भी रवैये से जिससे कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिशों को झटका लगे। देखिए, चाहे उनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो और कोई भी सत्ता में आए, भारत और जितनी भी हम डायलॉग कर रहे हैं अवश्य करें, इसमें कोई हमें कष्ट नहीं है, और जितनी बातचीत करना चाहते हैं हम करें, इसमें कोई कष्ट नहीं है। हमें ये समझ लेना चाहिए एक कोने से हट कर देख के कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा झगड़ा, सबसे बड़ा मसला किस बात पर है, और केवल एक ही मसला है, अब वो है कश्मीर। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी नज़र में है जो कि कश्मीर का सलूशन बता सकती है, जो कि कहती है कि साहब हम कश्मीर के को हल करेंगे? तो जब तक ये कश्मीर का मुद्दा रहेगा जिस हद पे, तब तक ये पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हम अवश्य करें। मुशर्रफ साहब भी आए थे, अगले जो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी उसके भी आएंगे। गिलानी साहब भी क्रिकेट मैच के लिए आए थे, उनके होम मिनिस्टर भी आके चुके हैं, हमारे मिनिस्टर भी वहाँ जा चुके हैं। 26/11 हो गई, उस पर एक्शन नहीं किया पाकिस्तान में, फिर भी वार्तालाप जारी है। ये सब चलता रहे, इसमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे बताइए जो आज इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कह सकती है कि हमारे पास कश्मीर का ये
सुझाव है और ये कश्मीर का सलूशन है। जी, मैं आपके सवाल को लेकर ज्योति मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन नटवर सिंह जी के पास जाना चाहेंगे, उनके तजुर्बे का फायदा उठाना चाहेंगे। नटवर सिंह जी, ये बात सही है कि कश्मीर एक ऐसा मसला है कि कोई भी राजनीतिक दल पाकिस्तान का शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमें ऐसी उम्मीद कम से कम आज ये नहीं करनी चाहिए कि कश्मीर को वो मसला नहीं मानते हैं। ऐसी कोई राजनीतिक दल शायद ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता है पाकिस्तान में। उनके जो घरेलू राजनीतिक हालात हैं, और शायद भारत भी ये मानता है कि ये उम्मीद किसी राजनीतिक दल से शायद नहीं करता है। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब से कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में, कश्मीर को लेकर डिबेट बदला है? कश्मीर मुद्दा रहते हुए भी बाकी जो इश्यूज हैं कम से कम उन पर कुछ आगे बढ़े हैं दोनों ही देश। अब देखिए, मैं तो रह चुका हूँ पाकिस्तान में राजदूत, और जो कश्मीर का सवाल है उसको हो गए 65 साल, और उसमें बड़े भारी पेच हैं। उसमें हम ये अमेरिका का दखल है और लोगों का दखल है वहाँ। अब आपने कहा जरदारी साहब की सरकार है, वो हिंदुस्तान आए थे, हमने उनके बहुत ही अच्छी तरह से उनको गले मिलाया, अजमेर भेजा और फैसला हुआ कि साहब सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले हल हो गए। 2 महीने बाद वो गए यूनाइटेड नेशन में और हमारी ठुकाई कर दी कश्मीर के ऊपर। तो ना कोई सरकार पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में कश्मीर की पॉलिसी को बदल सकते हैं। जी जी, तो ये सिर्फ बिलवाव है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान, बातचीत करिए, कॉम्पोजिट डायलॉग करिए, तिजारत करिए, कौन मना करता है? जी जी ज्योति। शाम देखिए, जो नटवर सिंह साहब ने कहा और जो आपके जनरल कह रहे हैं उनमें फर्क ये है कि जनरल साहब का ये कहना है कि सिर्फ कि पाकिस्तान में कोई भी अपनी कश्मीर पॉलिसी नहीं बदल सकता। लेकिन अब ध्यान से अगर आपने नटवर सिंह साहब की बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि ना भारत में ना पाकिस्तान में, दोनों मुल्कों में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी कश्मीर पॉलिसी नहीं बदल सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत भी उधर ही अटका हुआ है अपनी भारत के लिए भी शायद उतना ही बड़ा इमोशनल इशू है। सिर्फ इमोशनल ही नहीं, एक ये डिप्लोमेटिक इशू है, एक ये स्ट्रेटेजिक इशू है। हमने जो हमारे जो नक्शे हैं वो अभी भी जो हम उसको उस इलाके को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी ये भारत का हिस्सा है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत है कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है जी। तो फिर आप मुझे बताइए, अगर आप ज़मीनी हकीकत देखना चाहते हैं, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में बागडोर जो है फौज के हाथ में है, भारत में क्या हो रहा है? आप हमें ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बातचीत जब कश्मीर पे होती है, 65 साल इस बात को हो गए, लेकिन जो बातचीत है वो कहीं बिल्कुल कोई ज़्यादा उसमें कोई कुछ नहीं निकला उस बातचीत में। तो क्या हमको आज की तारीख में कश्मीर का, जैसे आपने कहा, कश्मीर का जो मसला है उसको साइड पे रख के, उसको बैक बर्नर पे रख के, क्या भारत और पाकिस्तान की आवाम को बाकी इश्यूज पे भी फोकस करना चाहिए? इतनी जो हमारी पॉवर्टी है, इतनी जो गरीबी है, बाकी भी जो इतने इश्यूज है, जो आवाम के इश्यूज हैं, जो आम लोगों के लगभग एक जैसे इशू है। मैं एक बार फिर शंकर प्रसाद जी के पास जाना चाहूँगा। शंकर प्रसाद जी, कल भी हमने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर चर्चा की थी, तो हमारे एक मेहमान ने यहीं पर एक सवाल उठाया था कि चीन के साथ भी भारत के सीमा विवाद हैं, और लेकिन उसके बावजूद चीन के साथ व्यापार बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, चीन के साथ अच्छे राजनयिक संबंध बनाने की कोशिश होती है। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो हम पूर्वाग्रह के साथ बात करते हैं। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, हमारी तरफ से भी ये बात कही गई है और लोग मानते हैं कि फिर से सीमाएं खींचना शायद इस युग में असंभव है, और वो शायद एक बेकार की कोशिश भी होगी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि कश्मीर का जो मसला है वो है, उस पर बातचीत चलती रहे, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं कम से कम उनको लेकर पूर्वाग्रहों से अपने आप को मुक्त किया जाए, और दोनों देशों के जो आवाम हैं उनके जो इश्यूज हैं उनको लेकर जो एक दूसरे से सहयोग हो सकता है वो किया जाए? आपने इतना लंबा सवाल पूछा, इसका छोटा सा जवाब है। छोटा सा जवाब यह है कि जो हमारे रिलेशन चाइना से बॉर्डर के ऊपर हैं वो हमारे रिलेशन पाकिस्तान के संग बॉर्डर पर नहीं है। जो चाइना इंडिया का बॉर्डर है उस पर कोई ऐसी वारदात नहीं होती, कोई ऐसी आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है, कोई एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं होता। हालांकि क्योंकि वहाँ परसेप्शन लाइन
किसी को ठीक तरीके से समझ में नहीं आती तो अक्सर उसका उल्लंघन होता है। कभी उनके पेट्रोल आ जाते हैं। प्रसाद जी, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, बहुत कम समय बचा है कि जो मैंने आपसे पूछा था कि नहीं आपने जी देखिए, आप सवाल लंबा करते हैं, जवाब तो सुनना नहीं चाह रहे। जी, मैं सुनना चाहता हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पाकिस्तान और चाइना की कोई तुलना नहीं है। जी जी, देखिए, पाकिस्तान और चाइना में कोई तुलना नहीं है। हमारा चाइना के संग कोई एक्टिव बॉर्डर नहीं है। चाइना कोई टेररिज्म इंडिया के ऊपर नहीं थोप रहा। चाइना कोई भारत सेनाओं के सिर नहीं काट रहा। तो आप इन चीजों की तुलना किस विचार पे कर रहे हैं भाई? पाकिस्तान की तुलना और चाइना की तुलना इस समय न कीजिए। आप समझिए कि ये 778 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान लोग मर रहे हैं। जी, आप कहते हैं कि बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के जो एक तरह के संबंध है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और चीन और भारत के जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी तुलना नहीं हो सकती। नटवर सिंह जी, आखिरी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जो मैं ये भी कहूंगा मैं, इसके साथ में ये भी कहूंगा मैं कि मुझे कोई ट्रेड में दिक्कत नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं अवश्य बात करें। मैं नटवर सिंह साहब से सहमत हूं। अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं, मैं नटवर सिंह जी के पास, लेकिन ये याद रखिए कि शंकर प्रसाद जी, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, आखिरी टिप्पणी नटवर सिंह जी से ले लेते हैं। नटवर सिंह जी, संक्षेप में, क्या आप ये मानते हैं कि भारत में पाकिस्तान के बारे में जब बात होती है तो भारत कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहता है? नहीं, बातचीत जरूर करनी चाहिए। अब तिजारत का सवाल आया, वो MNF किया मोस्ट फेवर्ड नेशन का, वो हो गए 8 महीने। अब कोई गाड़ी तो चली नहीं है आगे, और अभी हमारे जो ट्रक जा रहे हैं सामान लेकर, उन्होंने रोक दिया इसको। तो उनकी जो अंदरूनी मुश्किलें हैं उनको मद्देनजर करना चाहिए हमें। और मैं समझता हूँ कुछ दिन के लिए डायलॉग को आप रोज दिए, और ये वीज़ा की रिजीम जो अभी रिलैक्स हुई है उसको जरा थाम लीजिए। अभी ये समय नहीं है कि हमारे कोई मंत्री वहां जाए, उनके यहाँ आए, क्योंकि भारत के अंदर बहुत नाराजगी है जो हम हुआ है। जी, नटवर सिंह जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ देश देशांतर को आज यहीं विराम देंगे। कुल मिलाकर हमारे सभी मेहमान ये मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो बहुत अस्थिर हैं, वहाँ पर लोकतंत्र के लिए कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पेचीदा हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह कहते हैं कि इस वक्त तनाव का वक्त है, ऐसे में बातचीत कुछ वक्त के लिए उसको विराम दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की भावनाएं अभी प्रदर्शित हो रही हैं भारत में, ये शायद समय नहीं है कि भारत की तरफ से कोई बड़ा नेता पाकिस्तान जाए या उनसे बातचीत में शामिल हो। लेकिन अभी भी हमारे तीनों मेहमान ये मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। दोनों देशों के आवामों के बीच बेहतर संबंध बनाने की कोशिश चलती रहनी चाहिए। इसी नोट पर देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।